हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आ जाते हैं अब अपने इस एग्जाम्पल में। चलिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बॉन्ड इज इक्वल टू 30 कॉमन शेयर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कंपनी ने अपनी बातचीत कर रखी है बेटा। ये आप लोगों के पास लिखा होगा, ठीक है। जैसे आप मेरे पास आए कि देखो 400 बॉन्ड्स, अपने 400 बॉन्ड्स लेके आया कि मुझे कन्वर्ट कर दो कॉमन में। तो ये मैं भी नहीं, मैंने आपके सामने चीजें लिखी होती, मतलब जब आप बॉन्ड होल्डर बने, मैंने आपसे पैसा लिया, आपको पैसा भेज, आपको ये कॉमन ये बॉन्ड का सर्टिफिकेट दिया, तो सब बातचीत उस टाइम हो गई थी बेटा। उस टाइम मैंने आपके यहाँ पे लिख दिया था कि हाँ चलो आपके पास राइट है। और दूसरा, अगर आप ये राइट एक्सरसाइज कर लेते हो बेटा, राइट एक्सरसाइज करने का मतलब होता है आपने उस राइट को यूज कर लिया। जो आपको अधिकार दिया गया था, आपने उसको यूज कर लिया, ठीक है। और अगर आप उसको अधिकार को यूज कर लेते हैं तो एक बॉन्ड के बदले मैं आपको इतने कॉमन शेयर दूंगा, ये बातचीत उस टाइम चल जाती है, ठीक है। इस तरह से करेंसी है ये, ठीक है, ओके। तो एक बॉन्ड के बदले आपको 30 शेयर मिलेंगे, तो 400 बॉन्ड लेके आप आए तो आपको कितने मिलेंगे? 12,000 शेयर। इस स्वैप रेशियो के हिसाब से मतलब कितने स्वैप हो जाएंगे, मतलब अदला बदली हो जाएगी। एक बॉन्ड के बदले कितना अदला बदली हो जाएगी कॉमन शेयर्स के बदले। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा। अभी तो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट अब स्टार्ट होगा बेटा। अभी बात खत्म नहीं हुई। आप कॉमन इक्विटी बन गए, आप कॉमन इक्विटी बन गए, क्योंकि अब मैंने आपसे बॉन्ड ले लिया। अब आपसे बॉन्ड ले लिया तो बेटा अब आपकी क्या वर्थ रह गई? अगर आपसे मैंने बॉन्ड ले लिया तो आपसे क्या वर्थ रहेगी? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एक स्टूडेंट है, आप अपने आप को स्टूडेंट कैसे बोलते हैं? जब तक आप सीएमए यूएसए के अंदर पढ़ रहे हैं। सोचो आपने स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर अपने आप को ले रखा है, लेकिन वो स्टूडेंट का टैग बेटा आपके पास तब तक है जब तक आप एक फुल टाइम कोर्स के अंदर इनरोल्ड है एज अ स्टूडेंट। सोचो आपने कहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटीज कर रहे हैं, है ना, कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन आप स्टूडेंट बन के कर रहे हैं, तभी तो आपको सीएमए में, यूएसए में, आईएमए ने स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर दिया है। ऐसा थोड़ी ना अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है वो भी स्टूडेंट कैटेगरी ले ले, वो क्यों नहीं ले लेता? क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं है ना। अब उसके टैग पे, उसके माथे पे बेटा स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ है। अब कहीं भी आप स्टूडेंट नहीं कर सकते हो, आपको कोई पहचानता स्टूडेंट है क्यों? क्योंकि आपने कहीं इनरोल्ड एज स्टूडेंट कर रखा है। लेकिन वही सोचो, आपके यूनिवर्सिटी के अब आपकी हो गई, कॉलेज से बेटा आपकी पढ़ाई हो गई, अब आपको निकाल दिया कि भाई चलो निकलो डिग्री लेके, अब तुम्हारा हो गया। तो अब आप निकल गए बेटा। अब बेटा जब आप निकल गए तो अब आप स्टूडेंट रहे या नहीं? नहीं रहे, एक्स स्टूडेंट हो अब। तो अब आपके माथे में से वो स्टूडेंट का जो टैग लगा वो तो हट गया, सर पे से हट गया बेटा वो टैग। अब आप वर्किंग प्रोफेशनल बन जाओगे अगर आप जॉब लोगे। तो यही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, सेम यहाँ पे भी है। आप जब तक सॉरी, आप तब तक बेटा बॉन्ड होल्डर बने रहोगे जब तक आपके पास वो टैग है बॉन्ड का। और वो टैग कब तक है? जब तक आपके पास बॉन्ड का सर्टिफिकेट है। अरे जब तक आप बॉन्ड का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो तभी तो, तब तक ही तो बोलेगी कंपनी आपको, हाँ देखो इसके पास बॉन्ड का सर्टिफिकेट है, ये बॉन्ड होल्डर है, इसको 3.2% ब्याज दो, तभी तो बोलेगी। लेकिन वही सोचा, अगर कंपनी ने आपसे वो बॉन्ड का सर्टिफिकेट ले लिया तो बेटा अब आप किस काम के? अब आपको मैं क्या बोलूं, आप खुद सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो बेटा। इन सबको हटाओ ना, ये क्या ही हमको सिखाएंगे? अरे किसी ने जब ये चीज बताई थी तो उसने भी तो सोच ही ना बैठ के। ये ऐसे थोड़ी ना ऊपर से आ गया बेटा कोई ज्ञान। हम ही तो लोगों ने बनाए हैं। तो आप सोचो ना इस पे, कि सोचो मैंने एक सेकंड के लिए आपसे वो बॉन्ड का सर्टिफिकेट ले लिया तो अब आप बॉन्ड होल्डर हो? नहीं हो, क्योंकि बेटा बॉन्ड होल्डर तो आप तब तक थे जब तक आपके पास वो सर्टिफिकेट था। लेकिन वो सर्टिफिकेट तो आपने आप कंपनी को दे दिया कि मुझे तो कन्वर्ट करो, तो मैंने वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ना। तो अब आप क्या हो? कुछ भी नहीं। आपने कहा सर कुछ भी नहीं, क्या कॉमन स्टॉक हूं? अरे मैंने अभी लेकिन आपको शेयर दिए क्या उसके बदले? नहीं दिए ना। तो बॉन्ड सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन अभी आप कुछ भी नहीं हो, अब आपका वैल्यू जीरो हो गया। अब जब मैं आपको कॉमन सिक्योरिटीज दूंगा, कॉमन इक्विटी के शेयर्स दूंगा, अब आप कुछ हो जाओगे फिर से क्या? कॉमन इक्विटी। तो कॉमन इक्विटी होल्डर आप बन जाओगे। लेकिन बात वही है ना बेटा, पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। अब आप कन्वर्ट हो गए हो कॉमन इक्विटी में, बॉन्ड होल्डर से हर चीज आपने कर लिया, नई जिंदगी आपने स्टार्ट करी, नई लाइफ की, अब एमपीएस होगा, डिविडेंड मिलेंगे, पैसा बरसेगा, ऐसा सपने आपके चल रहे थे। लेकिन आपको एक गंदी आदत लग गई बेटा, किस चीज की? ब्याज खाने की। अब क्या हुआ, कंपनी ने लॉस, कंपनी उस साल लॉस पे चल रही थी, तो लॉस पे कंपनी लॉस पे चल रही थी, आपको तो पता है लॉस पे कॉमन इक्विटी वाले को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस साल आपको कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया। आप बोल रहे हैं, आप कंपनी के पास गए, आपने कहा लाओ मुझे मेरा, आपने कहा ठीक है इस साल ब्याज, क्योंकि मैं कॉमन इक्विटी बन गया हूं तो ठीक है, लॉस है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा ब्याज तो दो 3.2%। कंपनी ने कहा कौन सा ब्याज? आपने कहा बड़ा अजीब बात कर रहे हो सर, हम कन्वर्टेबल डिवेंचर है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, हम इक्विटी में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन हमारा हम पैदा तो आपने जब हमको इशू करा था, हमसे जो पैसा लिया था वो तो बॉन्ड करके लिया था ना, तो हमको वो भी तो दो बेटा। यहाँ पे आप उसके साथ कैसा ट्रीट करोगे उस बंदे के साथ? बेटा वो दिन में सपने देख रहा है, मतलब वो कॉमन इक्विटी बन चुका है,
अब उसने अपनी पुरानी जिंदगी से नाता तोड़ दिया। अब उसको बिरादरी वाले ने निकाल भी दिया कि भाई निकल, तू अब तू डिवेंचर नहीं रहा, निकल यहाँ से, तो उसको निकाल भी दिया। और अब वो टीम में आ गया कॉमन इक्विटी वालों की, मालिक बन गया। लेकिन हरकतें, मतलब मालिक बन गया, लेकिन अभी भी माइंडसेट अभी भी डिवेंचर वाला ही है, ब्याज खाने का। क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा ना, कभी आदत ही नहीं कि लॉस में, क्योंकि डिवेंचर वालों को तो लॉस में भी इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इस बेचारे को आज शीशा दिख गया, बेटा गया लॉस में कुछ भी नहीं मिला, तो ये सहन नहीं कर पाया। बेटा ये क्या हो चुका भाई साहब, हम तो यहाँ पे सोच रहे थे पैसा बरसेगा, लेकिन यहाँ पे तो लॉस में कुछ भी नहीं मिला, ऑलरेडी जो था वो भी निकल गया, ऐसा सोच रहे हैं बेचारे। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, एक्चुअली इसकी गलती नहीं है। यहाँ पे क्या है, दो दो मजे नहीं मिलेंगे, ये पूरी दुनिया का सिद्धांत है। बेटा एक ही मजे होंगे, सीधी बात है। अगर आप कॉमन इक्विटी हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कन्वर्ट हो गए, आप कॉमन इक्विटी में आप डिविडेंड भी खाओगे, इंटरेस्ट भी खाओगे। ऐसा हो सकता है क्या बेटा? नहीं हो सकता। आपको एक ही चीज मिलेगी बेटा, एक ही मिलाई है। या तो बेटा तू ब्याज बन, डेट बन के, बन के, बॉन्ड होल्डर बन के, डिवेंचर होल्डर बन के, या तो तू बेटा इंटरेस्ट खा ले आराम से। अगर तुझे इक्विटी में कन्वर्ट होना है तो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन तेरा इंटरेस्ट नहीं देंगे तुझे। अबे क्यों देंगे? क्योंकि अब तू मालिक बन गया। मालिकों को इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड दिया जाता है, और वो भी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंपनी। बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी को डिविडेंड देना है या नहीं। तो अब बोले हो, ये तो बहुत अच्छा फंस गया बेटा, ये तो हमको पता ही नहीं था। अब ये पता नहीं था, इसमें हमारी गलती नहीं है भाई साहब। अब आप कन्वर्ट हो गए हो, अब आप बोलोगे भाई साहब गलती हो गई, आप एक काम करिए, हमको वापस बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए भाई साहब, कुछ ना मिलने से तो वही ठीक है। हमने भाई साहब ऐसा गेम नहीं है, हमको क्या समझा बेटा, कंपनी का ऐसा कोई काम नहीं है क्या? है ये बॉन्ड इक्विटी यही खेलते रहेंगे, एंड जैसे जेम्स बॉन्ड की सीरीज चला रखी है, हम भी ऐसे अपनी सीरीज चलाते रहेंगे बेटा। कब तक? हमारे पास और कोई धंधा नहीं है, हम तो इसी को करने बैठे हैं ना। बस हो गया बेटा, अब नहीं, अब जब कंपनी करेगी तब देखेंगे, अभी कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है तो अपने मार्केट में शेयर बेचो, और जब कंपनी बॉन्ड निकालेगी उससे खरीद लो। अगर आपको बॉन्ड दोबारा ही बनना है तो अब एक और तरीका है ना। कैसे तरीका है भाई साहब? अपने ये जो शेयर्स आपने, अब आप कॉमन इक्विटी हो गए, आपके पास शेयर है, मार्केट में शेयर बेच दो, पैसा आ गया, उन पैसों से बॉन्ड खरीद लो, बॉन्ड सर्टिफिकेट मार्केट से। अरे सेकेंडरी मार्केट भी होती है बॉन्ड की, ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर, वहां से आप खरीद सकते हो, जैसे डीलर्स मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। आपने कहा ये तो लंबा चक्कर पड़ गया, आपने कहा भाई हमको नहीं पता, अब आप खुद करो, आप ही कन्वर्ट हो गए, ओके ठीक है। तो भाई साहब अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो कन्वर्ट हो गए, अब तो भाई साहब अब कंपनी जब डिविडेंड बांटेगी उसी की आस में बैठे हुए हैं, जब मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है, ओके। लेकिन अब हो तो गए कन्वर्ट, आपने कहा था जब, अब उसी दोबारा उसी सीन पे आ जाते बेटा, जब आप मेरे पास आए थे कन्वर्ट होने भागे भागे, तो आपने कहा सर कन्वर्ट कर दो, मैंने कहा कन्वर्ट कर दिया, ये लो 400 आपने मुझे बॉन्ड दिए, 12,000 आप शेयर मिल गए आपको, आप खुश हो रहे थे, वाह यार 12,000 शेयर, अब तो पैसा ही पैसा होगा। निकल ही रहे थे, मैंने आपको रोक दिया, आजा बेटे कहां जा रहा है? मेरा क्या हो गया भाई साहब? मैंने कहा जाते जाते जो खाया है वो भी तो देते जा। क्या खाया मैंने? अरे तू क्या था? मैं डिवेंचर बॉन्ड होल्डर था, क्या था मतलब, क्या बॉन्ड होल्डर था। अब तू क्या है? मालिक हूं, कॉमन इक्विटी हूं। तो पहले तू क्या था? अरे कितनी बार बोलू, बॉन्ड होल्डर था। तो जब तू बॉन्ड होल्डर था तो तूने कुछ खाया होगा बॉन्ड होल्डर बन के, क्या? ब्याज? हाँ खाया था। तो बेटे तू इस साल बॉन्ड होल्डर बना रहा, तूने ब्याज खा लिया। अब इसी साल तू कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, अब तू डिविडेंड भी खाएगा। मतलब बेटे तू पहले इंटरेस्ट खाएगा, फिर उसके बाद तू ब्याज भी खाएगा। मतलब तू पहले पहले तूने इंटरेस्ट खाया, तेरा पेट नहीं भरा, फिर तूने कॉमन इक्विटी का भी खाना खाया डिविडेंड बन के। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। या तो बेटा अब एक ही मजा मिलेगा बेटा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर कॉमन इक्विटी वाला हमारे साथ तोड़ेंगे। तो देखो देखो ये आपके ये जो डेट वाले हैं जिनको आपने कन्वर्ट करा, पहले में इन्होंने अपना इंटरेस्ट खा लिया, हमारा पैसा खाया इन्होंने। एक तरीके से बेटा कॉमन इक्विटी वाले चढ़ते हैं इनसे कि देखो ये हमारा इंटरेस्ट खा लेते, तो इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है ना, तो प्रॉफिट कम होगा तो इन बेचारों को डिविडेंड कब मिलेगा? तो पहले तो इसने डेट बन के इंटरेस्ट खा लिया, फिर ये बेटा बहुत अपने आप को वो बहुत ऊंची चीज समझ रहा है, कह रहा है मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ, कन्वर्ट हो गया, डेट आके कह रहा हमारी डिविडेंड में कन्वर्ट हो गया, कॉमन में कन्वर्ट हो गया, और कह रहा मैं डिविडेंड भी खाऊंगा, मतलब हमारा खाना भी खाएगा। मतलब पहले इसने डेट बन के इंटरेस्ट खा लिया, फिर इसका पेट नहीं भरा, फिर ये कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, फिर बेचारा हम जो खाना खा रहे थे उस पर भी खाना खाने आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा यहाँ पे ऐसे लोगों की पिटाई होगी नहीं होगी? बेटा होगी पिटाई, इसकी तो पिटाई होगी। अब बेटा यहाँ पे क्या है, कंपनी ने बोला देखो ये गड़बड़ हो जाएगी, इससे पहले कि हमारे घर पे आ जाए, हमारे शीशे तोड़ दें, तो आप एक काम करो भाई साहब, आपने जो अपना खाया था वो हमको लौटा दो, तभी हम आपको कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने आपको 12,000 शेयर तो दिए हैं, लेकिन हम आपको भी मानेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे भाई साहब। पहले आपको मुझे ये अपना इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो आपने लिया हुआ है। मैंने इस साल आपको क्योंकि ब्याज दिया, क्योंकि पहले आप बॉन्ड होल्डर थे, लेकिन अब आप इक्विटी में कन्वर्ट हो गए भाई साहब, तो आपको वो हमने गलत दे दिया। भाई साहब पहले आप बॉन्ड होल्डर थे,
पहले आप बॉन्ड होल्डर थे, है ना, जैसे बेटा चलो छोड़ो, पहले आप बॉन्ड होल्डर थे, है ना, तो ऑब्वियसली बेटा मैं आपको, क्योंकि आप अभी बॉन्ड होल्डर हो तो मैं आपको ब्याज ही तो दूंगा, और क्या दूंगा, क्योंकि आपके फेस पे लिखा है बॉन्ड होल्डर हो, तो आपके फेस देख के तो मैं देखूंगा अच्छा तो बॉन्ड होल्डर, उसको इंटरेस्ट दूंगा, तो लो 3.2% का एनुअली इंटरेस्ट दे दिया। लेकिन बेटा अब आप इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, अभी आप बोलोगे है अभी तो यहाँ था, अभी यहाँ चला गया, तो मुझे रियलाइज हो जाएगा मैंने तो गलत दे दिया, ये तो मालिक है, इसको मैंने गलती से इंटरेस्ट दे दिया, तो मैं बोलूंगा भाई साहब वो जो मैंने आपको इंटरेस्ट दिया था ना गलत दे दिया, दे दो मुझे वापस। आप बोलोगे कैसे दे दिया गलत, मैं पहले डिबेंचर होल्डर ही था, अब हो गया हूँ कॉमन इक्विटी, लेकिन पहले तो था ना। मैंने कहा पहले पहले फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना तू साल में दो चीजें ले लेगा, इंटरेस्ट भी ले लेगा, कॉमन डिविडेंड भी ले लेगा, एक चीज मिलेगी, या तो कॉमन डिविडेंड ले या इंटरेस्ट ले। अगर अब तू कॉमन इक्विटी बन गया, अब सीधा डिविडेंड देंगे, इंटरेस्ट वापस कर, तो बेटा आपको इंटरेस्ट करना पड़ेगा, मतलब गर्दन पकड़ के इंटरेस्ट वापस ले लेंगे, समझ गया बेटा। तो इंटरेस्ट की भरपाई वापस होगी, तो मैं आपको बेटा तब ही कॉमन इक्विटी कन्वर्ट करूंगा जब आप पहले वो जो आपने इंटरेस्ट खा लिया था, जो आप दबा के बैठे थे, आप सोच रहे थे यहां भी खा लूंगा बन के और वहां भी जाऊंगा, वहां डिविडेंड भी बन के खा लूंगा, बेटा दो दो लड्डू तो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा बेटा, या तो ये खा ले या वो खा ले। अगर मैं एक छुपा लेता हूँ कॉमन इक्विटी डिवेंचर बन के, कंपनी को क्या पता चलेगा, वहां पे उनकी टीम में भी घुस जाऊंगा कॉमन डिविडेंड करके, फिर वो डिविडेंड भी खा लूंगा। बेटा इतना स्मार्ट वर्क तो खैर होएगा ही नहीं। आपने जो, जब आप डिवेंचर थे तो मैंने आपको इंटरेस्ट की पेमेंट दी, वो तब तक थी जब तक आप रहोगे डिवेंचर, लेकिन अगर आप उसी साल कन्वर्ट हो जाते हो कॉमन इक्विटी में भी, तो बेटा आपसे वो इंटरेस्ट की पेमेंट वापस ले ली जाएगी, क्योंकि अब आप कॉमन इक्विटी बन गए। तो यहां पर दूसरा स्टेप ये है, जो मैंने आपको इंटरेस्ट दिया वो मुझे वापस दे दीजिए भाई साहब। कितना दिया ये देखिए, कितना दिया भाई साहब देख लेते हैं। देखिए मैंने आपसे टोटल कितना पैसा उठाया सर, आपने तो सर 4 लाख उठाया था वैसे तो, हाँ 4 लाख उठाया था, 4 लाख पे मैं आपको कितना परसेंट ब्याज दे रहा था, 3.2%, 3.2% इंटू 12/12 करने की जरूरत नहीं, पर एनम है तो साल का हो गया। तो बेटा कैलकुलेटर मेरे सामने पास, ये मेरे पास है ही कैलकुलेटर, आप जैसे देख सकते हैं, ये कैलकुलेटर B8 टैक्सेस प्लस 2 बेटा, आप देख सकते हैं BA2 टैक्सेस। हाँ, बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मेरे से पूछते रहते हैं क्या ये सर कैलकुलेटर अलाउड है, अलाउड है भाई साहब, है कैलकुलेटर अलाउड, बस इसका एक प्रोफेशनल भी आता है, ये BA2 प्लस है बेटा, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का ही प्लस है, इसका एक प्रोफेशनल वाला भी आता है, वो मत ले जाना, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको बोलेंगे देखिए सर ये हम तो लेके गए थे, अलाउड है अलाउड है, बेटा आप रिस्क मत लेना, मत रिस्क लेना। मैं कह रहा हूं अलाउड वैसे नहीं है, पता नहीं वो कैसे ले जा रहे हैं मुझे नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं बेटा, कुछ स्टूडेंट्स की तो आदत होती है प्रैंक करने की, है ना, कुछ की प्रैंक करने की भी आदत है, लेकिन आप मत लेना रिस्क, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं है अलाउड, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बोल रखा है, आप यही लेके चले जाना। अगर आपको इस पे भी डाउट है, वैसे तो ये बिल्कुल अलाउड है बेटा, बिल्कुल सेफ है, आप IMA की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल कैलकुलेटर ले जाना चाहते हैं वो भी ले जा सकते हैं, ठीक है, इसमें चीजें थोड़ी बहुत ईजी हो जाती हैं। पार्ट 1 के लिए तो बेटा ये बिल्कुल भी काम का नहीं है, मतलब पार्ट 1 अगर आप दे रहे हैं तो वहां पे बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेटर भी आपको यूज हो जाएगा। पार्ट 2 में बस इसका ज्यादा से ज्यादा यूज है, जैसे आपका पार्ट 2 में सेक्शन बी हो गया, सेक्शन क्या कहते हैं ई हो गया, बस सेक्शन बी और सेक्शन ई में इसका ज्यादातर यूज है बेटा, बाकी सेक्शन में तो आप नॉर्मल कैलकुलेटर में भी यूज कर लेंगे। चलिए, तो 4 लाख का 3.2% हो गया बेटा, 4 लाख का 3.2% हो जाता है हमारा बेटा, ये देखो ये हो गया 12,800, ठीक है। मतलब कंपनी ने आपको इससे कितना ब्याज दे दिया, मतलब आपने मुझे 4 लाख उधार पे दिया, अब बेटा मैंने 4 लाख यूज करा होगा, तो बेटा आपने लेकिन मुझे उधार पे दिया है, तो मैं फोकट में तो इसको यूज नहीं कर सकता, मुझे आपको इसका ब्याज देना पड़ेगा इस पे। अरे 4 लाख आपने मुझे उधार दिया तो ब्याज भी तो लोगे ना 3.2% का, तो इस 4 लाख को मैंने पूरे साल यूज करा, तो इस पे मैं आपको 3.2% का ब्याज दे दूंगा। तो मैंने कितना दे दिया कंपनी ने, 3.2%, मतलब सीधी सीधी बात है, मतलब सीधे सीधे आपको बोलूं, आपको मैंने इस साल कितना ब्याज दे दिया, आपको मैंने इस साल कितना ब्याज दे दिया, अरे बोलो ना सर, बोल तो रहा हूं 12,800, ठीक है 12,800 आपने ब्याज दे दिया, मैंने दे दिया आपको, हाँ आपको मिल गया, हाँ मिल गया। अब बेटा लेकिन आप थे क्या, कन्वर्टेबल डेट, ये मैंने आपको कब दिया, जब आप डिबेंचर होल्डर थे, बॉन्ड होल्डर थे, लेकिन अब आप कन्वर्ट हो गए हो किसमें, कॉमन इक्विटी में, तो क्या आपको ये मैंने इंटरेस्ट गलत नहीं दे दिया, अरे गलत दे दिया, क्योंकि अब आप मालिक बन गए हो। और मैंने कहा ये तो मालिक बन गया, मतलब अब तो इसको डिविडेंड देना पड़ेगा, तो मैंने कहा भाई साहब देखो आपको अगर कन्वर्ट होना है ना, तो जो मैंने ये 12,800 का को ब्याज दिया ना वो मुझे वापस दे दो सर प्लीज, क्योंकि आप अब दो तो मजे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप वहां पे कन्वर्ट होगा फिर आप डिविडेंड भी मांगोगे, तो ये तो गलत हो जाएगा सर। एक काम करिए, ये जो मैंने आपको 12,800 की पेमेंट दी थी ना, ये वापस लौटा दो, वापस लौटा दो भाई साहब। अब यहां पे स्टूडेंट्स पता है यहाँ पे क्या है, यही गेम है। स्टूडेंट सोचते हैं ये 12,800 हमको मिला तो कंपनी का क्या है 12,800 लौटाने, नहीं बेटा कंपनी आपसे 12,800 नहीं मांगेगी। लेकिन आपने कहा सर ये क्या गेम है, अरे सर आप ये अजीब बातें कर रहे हो सर, आप क्या करा क्या बढ़ा रहे हो, अरे कंपनी हो सर आप हैं,
आपको मैंने 4 लाख रुपए दिए, मैंने कहा हाँ $4 लाख दिए, $4 लाख आपने पूरे साल यूज करे, हाँ कितने परसेंट ब्याज पे? 3.2%। तो सर मैथमेटिक्स के हिसाब से 4 लाख का 3.2% कितना बनता है? 4 लाख पे 3.2% ब्याज कितना बनता है? 12,800। तो सर आपने मुझे बोला, तो सर आपने मुझे 12,800 ही तो दिए, तो 12,800 ही तो बताऊंगा मैं भी, क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, इतनी मैथमेटिक्स बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे भी पता है 12,800 तो, लेकिन कंपनी की जेब से एक्चुअली बेटा 12,800 नहीं गया। आप बोलोगे यार कैसी बातें कर रहे हो सर, आप बड़ी अजीब बातें कर रहे हो, मतलब आपको मैंने 12,800 दी, मतलब आपकी जेब में 12,800 आए, तो ऊपर से थोड़ी ना टपके हैं। आप बोलोगे सर क्या अजीब बातें कर रहे हैं, आपकी जेब से क्यों नहीं गए 12,800? आपने जो मुझे 12,800 दिए वो कहां से आए? आपने ही तो दिए, तो आप ही की जेब से तो गए हैं, ऐसे थोड़ी ना गए आसमान से टपक गए पैसे। आप ही ने दिए तो आप ही की जेब से गए होंगे, और आप कह रहे हो आपकी जेब से 12,800 नहीं गए, कितने गए हैं? मैं बताता हूं क्या है ना बेटा, कंपनी ये जो 12,800 है ना, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज अ वैलिड डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स। मतलब अगर आप वहां पे अगर बेटा टैक्स देखेंगे, वहां पे जो टैक्स लॉस चलते हैं, मैं उस पर नहीं चाह रहा ज्यादातर इसके सेक्शन वगैरह पे, क्योंकि ये सीपीए है हमारा, यहाँ पे लेवल तो है नहीं इसका। बाकी कभी आप ईए वगैरह पढ़ेंगे तो आप मेरी इस बात से रियलाइज कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा इसी इंडिया यूएस की नहीं, आप इंडिया में भी देख सकते हैं, अगर आपने इंडियन इनकम टैक्स लॉस देखे हुए हमारे, तो यहाँ पे भी बेटा आपको पता है अंडर पीजीबीपी है ना, प्रोफेशनल गेन जो हमारा चलता है, उसके अंदर ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स होती है, इट्स एडमिसिबल, मतलब इट्स अ वैलिड डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स। आप यहाँ पे कंपनी क्या करती है, ये खर्चा है, मतलब इसको पीएनएल में डेबिट कर सकती है, एज ए डिडक्शन दिखा सकती है। इसका मतलब क्या होता है एज ए डिडक्शन दिखाना, वैलिड डिडक्शन, ये क्या होता है? इसका मतलब ये खर्चा है ना, सरकार की नजर में जेन्युइन है, और सरकार की नजर में जेन्युइन है तो सरकार कहती है ठीक है इसको इनकम स्टेटमेंट पे डेबिट कर लो। बेटा ऐसा बहुत जगह होता है कि यूएस गैप के हिसाब से वो खर्चा खर्चा है, तो आप उसको इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करोगे, लेकिन जरूरी नहीं है इनकम टैक्स लॉस के हिसाब से वो खर्चा है, वो नहीं, तो वो जब इनकम टैक्स के लॉ में अगर वो डिडक्शन वैलिड डिडक्शन नहीं है तो आप उसको डेबिट नहीं कर सकते। इसकी वजह से नेट प्रॉफिट्स में दोनों अंडर यूएस गैप एंड यूएस टैक्स लॉस के हिसाब से डिफरेंस आ जाता है, इसे ही डेफर्ड टैक्स बोलते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर, ठीक है? तो 12,800 नो डाउट बेटा मैंने आपको दिया, तो मेरी जेब से 12,800 का खर्चा हुआ है, और टेक्निकली मुझे आपसे 12,800 लेने चाहिए क्योंकि मैंने आपको 12,800 दिए, लेकिन मैं बेटा आपसे 12,800 नहीं लूंगा, क्योंकि इस 12,800 में मेरी टैक्स सेविंग हो गई है, सरकार ने इसमें से मुझे पैसा कुछ रिटर्न कर दिया, रिफंड कर दिया। देखिए बेटा आप बात सुनिए, देखिए ये है इनकम स्टेटमेंट, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए यही कंसेप्ट मेरा आगे जाके बनेगा टैक्स शील्ड कंसेप्ट अंडर सेक्शन ई। जब मैं आपको सेक्शन ई पढ़ाऊंगा, ये कंसेप्ट बेटा कुछ भी नहीं है, ये टैक्स शील्ड का कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट बोला जाता है फाइनेंस की दुनिया में, इसको बोला जाता है टैक्स शील्ड। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब टैक्स से शील्ड मिलती है आपको। टैक्स बेटा जरूर बताइए, कंपनी वाले कॉर्पोरेट को अटैक मानते हैं, अरे आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया, अब आपको किसी को देना पड़ रहा है ना, पैसा तो आप ही का था लेकिन आपको देना पड़ रहा है। लेकिन बेटा ना, सरकार भी जेन्युइन है, सरकार का भी पैसा उस पर पूरा हक है, क्योंकि बेटा ये जो कॉर्पोरेट चला रही है ना कंपनी, ये सरकार की वजह से चला रही है। अगर सरकार पूरी कंट्री ना चलाए, कंट्री ना देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर ना देखे, डिफेंस ना देखे, तो बेटा तुम एक दिन भी धंधा करके दिखा दो, बेटा सरकार का तो पूरा पूरा हक लेने का, सीधी बात है ना? क्योंकि सरकार को डिफेंस चलाना है, हर चीज करना है, देश चलाना है, तो बेटा कैसे चलेगा अगर वहां पे वो डिफेंस नहीं करेंगे, अच्छी तरह अपना सिक्योरिटी नहीं करेंगे, पर्सनल नहीं करेंगे, तो कैसे होगा काम? आप एक सेकंड बंदा नहीं कर सकते आप, तो बेटा आपको सरकार को, तो वो सरकार का राइट है, तो एक्चुअली आप सरकार की वजह से चला रहे हो, इसलिए सरकार अपना उसमें मांगती है प्रॉफिट। वो जो प्रॉफिट आपने कमाया वो सरकार की वजह से कमाया, इसलिए। ठीक है, चलिए खैर ये तो हम जब हम सीपीए डिस्कस करते हैं तो वहां पर डिटेल लॉजिक पढ़ते हैं। चलिए, तो पीएनएल अकाउंट आपका है, मैं इनकम स्टेटमेंट पे नहीं जा रहा, अपना बचपन वाला जुगाड़ कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलिए, पीएनएल अकाउंट बोलिए, कुछ भी बोलिए। यहाँ पे बेटा जब ये 12,000 का आप ने खर्चा दिया, तो आप एज अ कंपनी, आप एज अ अकाउंटेंट हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ 12,800 डेबिट करोगे। अरे क्योंकि 12,800 आपका खर्चा है ना, तो आपने यहाँ पे डेबिट कर दिया, ओके। तो ये 12,800 का खर्चा तो बेटा आपने डेबिट करा, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। बेटा आपकी एक तरीके से बात बताओ, जब आप ये 12,800 का खर्चा जब भी आप डेबिट कर देते हैं, मतलब कोई भी खर्चा जब आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं, उसका क्या मतलब होता है? आप वो इनकम एक्चुअली कम कर रहे हैं। अरे आप खुद सोचो, आपकी पहले सोचो एक इनकम थी $1,00,000, लेकिन अब आपने 12,800 डेबिट कर दिया, तो अब आपकी इनकम कितनी हो गई? अब आपकी इनकम हो गई 97 87,200 हो गई, 87,200 हो गई ना, मतलब 12,800 से कम हो गई। मतलब पहले आपकी इनकम कितनी थी? $1,00,000। लेकिन जब आप कोई खर्चा डेबिट करते हो, सोचा आपने यहाँ पे 12,800 का खर्चा डेबिट करा, तो यहां पे आपकी इनकम 12,800 से कम हो गई।
मतलब क्या ये 12,800 से जो आपकी ये ऐसे एक्चुअली खर्चा है, लेकिन यहां पे अगर हम देखा जाए तो एक्चुअली आपकी इनकम 12,800 से कम हो गई। अरे आपका 1 लाख का पैसा, अगर सोचो ये खर्चा नहीं होता तो आपकी इनकम कितनी थी? 1 लाख। तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता किस पे? 1 लाख पे। लेकिन जब आपने ये 12,800 का खर्चा डेबिट करा तो वही आपकी जो इनकम थी कितने से कम हो गई? 12,800। तो अब आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा है? कितने पे? 87,200 पे। तो क्या 12,800 एक इनकम जो थी वो आपका सेव नहीं हो गई? 1 लाख थी, इसमें से बेटा दो टुकड़े, पहले 12,800 प्लस ये दो इंक्लूडेड है ना 87,200। बेटा अब आपने जब ये खर्चा डेबिट करा 12,800 को, तो आपकी 12,800 से इनकम कम हो गई, तो आपको इस पे टैक्स नहीं देना, सिर्फ आपको इस पे टैक्स देना है। तो क्या आपका 12,800 सेव नहीं हो गया? सेव हो गया। तो कितना सेव हो गया? अरे 12,800 सेव नहीं हुआ है, 12,800 पे आपको टैक्स नहीं देना, वो टैक्स सेविंग हो गई आपकी। सोचो बेटा आपका ये खर्चा नहीं होता, डेबिट नहीं करना पड़ता, तो आपको इस पूरे 1 लाख पे देना पड़ता ना, 1 लाख पे पूरा देना पड़ता आपको टैक्स। तो उसमें 12,800 पे भी टैक्स जाता और 87 पे भी जाता। लेकिन जब आपने ये 12,800 का खर्चा डेबिट करा तो आपकी इनकम 12,800 से कम हो गई। मतलब एक तरीके से वो 12,800 की इनकम आपकी बच गई टैक्स से, टैक्स से शील्ड हो गई, टैक्स से शील्ड हो गई आपकी वो इनकम कितनी? 12,800। यहाँ पे टैक्स का रेट अगर हम देखें, टैक्स का रेट देखें तो 27% है बेटा। तो यहाँ पे 27% से आपकी टैक्स सेविंग हो गई। मतलब अगर सोचो ये खर्चा आपका डेबिट नहीं होता तो आपको 1 लाख पे 27% देना पड़ता। लेकिन जैसे ही आपने 12,800 डेबिट करा तो आपकी इनकम 12,800 से कम हो गई, तो 87 पे अब आपको देना है, इस पे नहीं देना, इस पे देना है। लेकिन 12,800 आपके सेव हो गए नहीं हो गए? कितने से सेव हो गए? सोचो बेटा ये ना होते तो क्या आपको 12,800 पे भी 27% देना पड़ता ही नहीं देना पड़ता? देना पड़ता है ना? अरे देना पड़ता ना। अरे सोचो 1 लाख पे देना पड़ता तो फिर दोनों पे लगता ना। नहीं समझ में आया? अरे बेटा आप तो बहुत ही कमाल बच्चे हो। देखो 12,000, अभी देखो 1 लाख इंटू 27% को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 12,800 इंटू 27% प्लस 87,200 इंटू 27%। ऐसे होता ना। सोचो आपने ये खर्चा अगर डेबिट नहीं करा होता 12,800 का, तो आपका 1 लाख पे पूरा लगता ना। तो देखो अगर 1 लाख पे लगता तो 12,800 पे भी आपका लगता। ये दोनों, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये मत पूछना ये भी कैसे लिख दिया सर। बेटा ये तो बचपन वाला कंसेप्ट है, इसमें मुझे माफ करना बेटा। अगर आप इसे 27 कॉमन ले लोगे तो 12,800 प्लस 87 1 लाख आ जाएगा, इंटू यही क्वेश्चन बन जाएगी ये वाली। ठीक है। तो जब आप ये खर्चा डेबिट नहीं करते तो बेटा आपको 1 लाख पे पूरा 27% देना पड़ता। तो 1 लाख पे देते तो बेटा देखो 12,800 पे भी आपका लगता 27% का टैक्स और 87 पे भी लगता। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है। आपका 12,800 ऐसा वैलिड खर्चा अंडर यूएस टैक्स लॉस, इट्स एडमिसिबल। इट्स एडमिसिबल मतलब वो अलाउ करते हैं, मतलब इट्स अ वैलिड डिडक्शन। आप इसको पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं अंडर आइज ऑफ टैक्स लॉ। तो यूएस टैक्स कहता है ठीक है, आपने ये जो ब्याज पे खर्चा जो आपने दिया ना ब्याज, इसको हम वैलिड डिडक्शन मानेंगे, खर्चा मानेंगे, आप इसको डेबिट कर देना। तो बेटा जैसे ही आप डेबिट करोगे, क्या आपकी 1 लाख की इनकम है? नहीं, आपकी 87,200 की इनकम है। तो आपका क्या 12,800 पे टैक्स सेव नहीं हो गया? 12,800 पे आपको कितना टैक्स बनता है? 12,800 पे कितना टैक्स बनता है? 27% आपका बनता है 3,4,5,6। तो सरकार को आपको कितना देना था? 3,4,5,6, लेकिन अब नहीं देना। सोचो ये 12,800 का ब्याज देते ही नहीं तो आपकी इनकम कितनी होती? 1 लाख। इनकम 1 लाख होती तो आपको 1 लाख में पूरा सरकार को टैक्स देना पड़ता। लेकिन ये 12,800 का आपका खर्चा जेन्युइन था, आपने इसको डेबिट करा, तो 12,800 करते ही आपकी इनकम कितनी हो गई? 87,200। 12,800 सेव हो गए आपकी इनकम टैक्स। तो इस पे टैक्स लगा, इस पे नहीं लगा। तो 3,4,5,6 आपके देने से बच गए। मतलब 12,800 का इंटरेस्ट देने से 3,4,5,6 की इनकम बच नहीं गई। टैक्स सेविंग बोलते हैं इसको। ये है टैक्स शील्ड। ये सरकार ने आपको बेटा रिफंड कर दिया। मतलब पहले सोचो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो पहले बेचारे आप 1 लाख पे टैक्स देते थे। अरे बेटा आप पहले 1 लाख पे टैक्स देते थे ना। चलो मैं आपको और ज्यादा डिटेल में समझाता हूं। देखो सोचो पहले आपका ये 12,000 बेटा हर एंगल से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। सोचो पहले आपका ये दुनिया में कोई खर्चा था ही नहीं, तो बेटा पहले आपकी इनकम कितनी थी? $1 लाख। इनकम $1 लाख थी, तो इसमें 27% आपको टैक्स देना था। कितना बनता है? कितना बनता है ये देखो यहाँ पे देख लो, 27% बन गया 27,000। 27,000 बन गया, ठीक है। लेकिन अब आपने 12,800 का खर्चा डेबिट करा, तो अब आपकी इनकम कितनी हो गई? 87,200 नेट प्रॉफिट है ना। ये देखो बेटा ऐसे निकाला, कैसे निकाला ये देखो, ये रहा, कहां चला गया, ये देखो।
पहले 1 लाख थी, लेकिन अब 12,800 का खर्चा आपने डेबिट करा टू इंटरेस्ट, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, टू नेट प्रॉफिट 87,200। तो अब इस पे टैक्स देना पड़ेगा आपको, है ना, पहले इस पे टैक्स दे देंगे, चलो ठीक है, अब इस पे टैक्स देंगे, तो 87,200 पे अब आप टैक्स दोगे, ओके 27%। अगर हम इसका निकालेंगे तो कैलकुलेटर से आएगा 87,200 इंटू 27%, ये आगे बेटा 23,544। अब आपको इतना टैक्स देना है, मतलब जब आप ये डिडक्शन, मतलब पहले जब ये कोई डिडक्शन नहीं थी तो आप सरकार को पहले कितना टैक्स देते थे, 27,000, लेकिन वो ही जब आपने 12,800 का खर्चा डेबिट करा तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो गई या घट गई, बढ़ गई या कम हो गई, बेटा कम हो गई। वही जब मैं पहले सरकार को टैक्स दिया करता था 27,000 का, एक खर्चा डेबिट करने से अब मुझे वही सरकार को कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 23,544 का। तो बेटा अगर आप टैक्स लाइबिलिटी में डिफरेंस देखेंगे, पहले आपको कितना देना पड़ता है, 27,000, अब देना पड़ रहा है 23,544, जो कि बनता है 3456। ये देखिए आ गया, ऐसे भी निकाल के बता दिया। तो 3456 की टैक्स सेविंग हो ही नहीं, बच गई। मतलब आपके गल्ले में, अरे जो पहले आपके गल्ले से पहले 27,000 निकलते थे, अब वही 23,544 निकलते हैं, तो क्या आपके कैश बॉक्स में 3456 बचे ही नहीं है, बचे हुए हैं। तो क्या आपका पैसा बच नहीं गया, बच गया मतलब सरकार की तरफ से आपको एक तरीके से रिफंड नहीं आ गया। मतलब पहले 27,000 दे रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने 12,000 डेबिट करा तो सरकार ने कहा अच्छा ये ले 3456 डेबिट कर दे, 3456 तुझे रिफंड कर दिया, तो सरकार ने रिफंड कर दिया। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, ये 3456 आपको पैसा मिला कैसे, सरकार ने ऐसे रिफंड कर दिया? नहीं बेटा, ये पैसा आपको तभी आया जब आपने 12,800 का खर्चा डेबिट करा। मतलब जब तक मैं आपको ऐसा आपको जब मैं अपने बॉन्ड होल्डर को 12,000 की पेमेंट करूंगा ब्याज की, तब जाके मुझे ये 3456 की पेमेंट मिलेगी सरकार की तरफ से रिफंड। तो नो डाउट बेटा मेरी जेब से, बेटा नो डाउट मेरी जेब से 12,800 का खर्चा हुआ, मेरी जेब से 12,800 निकले, लेकिन क्या इस खर्चे करने की वजह से मुझे सरकार ने पैसे रिफंड भी कर दिए 3456? तो यहां पे मेरी जेब से 12,800 निकले और यहां से मेरे पास 3456 आ गए, तो एक्चुअली नेट अमाउंट मेरी जेब से कितने निकले, एक्चुअली मेरे नेट अमाउंट जेब से कितने निकले, 12,800 माइनस 3456 इज इक्वल टू 9344। एक्चुअली मेरे जैसे 9344 निकले, इसलिए मैं आपसे 9344 ही मांगूंगा। आप बोलोगे हैं ये तो बहुत अच्छा है सर, इस कंपनी ने मुझे 12,800 दिए लेकिन मांग सिर्फ 9344 लिए। यही स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता बेटा, जो मैंने आपको इतना इजी क्रिस्टल क्लियर समझा दिया, एक्सपर्ट बन गए बेटा, आप लोगों को समझाते फिरोगे ये देख ऐसा है, समझे इसका लॉजिक। ये टैक्स शील्ड का कंसेप्ट होता है, लॉजिक है बेटा। आपकी जेब मेरी जेब से 12,800 निकले और आपको 12,800 मिले, तो टेक्निकली मुझे आपसे 12,800 लेने हैं, लेकिन मैं क्यों आपसे 12,800 नहीं ले रहा, मैं क्यों आपसे 9344 ले रहा हूं, क्योंकि बेटा ये 12,800 देने की वजह से आपको, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपको 12,800 देने की वजह से मेरी टैक्स की सेविंग हो रही है, कितनी, 3456। मतलब जैसे ही मैं आपको 12,800 देता हूं, वहां पे सरकार मुझे 3456 जेब में रिफंड में दे देती है, ले भाई साहब तू खा ले 3456 का, खुश है। तो सरकार ने मुझे 3456 दे दिए, लेकिन ये मुझे 3456 तभी मिला जब मैंने आपको 12,800 की पेमेंट दी। सोचो ये मैं आपको 12,800 की पेमेंट नहीं देता तो क्या बेटा ये मैं मुझे इतना पैसा मिलता नहीं, क्योंकि फिर मेरी इनकम 1 लाख ही होती है और 1 लाख पे तो 27,000 टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन 12,800 देती मेरी इनकम हो गई, 12,800 का खर्चा करती मेरी इनकम हो गई 27,800, 87,200, 87,200। तो अब मुझे टैक्स कितना देना है सरकार को, 23,544। तो सरकार ने मुझे कितना रिफंड कर दिया, 3456। लेकिन तब ही हुआ, सीधी बात, बार बार बोल रहा हूं कि 3456 का पैसा मुझे सरकार ने रिफंड तभी करा जब आपको मैंने 12,800 का ब्याज पे खर्चा दिया। तो बेटा नो डाउट मेरी जेब से 12,800 निकले, मैं आपसे 12,800 मांगता, मैं आ ही रहा था 12,800 मांगने, मेरे पास एसएमएस आ गया सरकार ने आपको टैक्स रिफंड दिया 3456 का, क्योंकि आपने उसको 12,800 की पेमेंट दी। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अरे ये तो बढ़िया, मतलब इसको मैंने 12,800 की पेमेंट दी तो मेरी जेब से तो 12,800 निकले, लेकिन यहाँ पे 3456 तो वैसे ही मिल गए। तो 12,800 में से 3456 तो रिकवर्ड हो ही गए, तो नेट अमाउंट मैं आपसे 934 मांगूंगा। बेटा मैं आपसे 12,800 नहीं मांग सकता, क्योंकि यहाँ पे 3456 तो मुझे मिल ही गए ना। आप बोलोगे सर क्या हो गया, वो भी ले लेते ये भी ले लेते, क्या चाहता, बेटा ऐसे नहीं होता ना, फिर सरकार देखती पिटाई करती, फिर अच्छा बेटा तूने तो गड़बड़ा कर दी, तूने तो मजे ले लिए, यहाँ भी ले लिए वहां भी ले लिए। बेटा मैंने आपको बोला ना, दो तो मजे अलाउड नहीं है, दो मजे अलाउड नहीं है, एक ही मजा होता है। बेटा लड्डू मिलेगा तो एक ही मिलेगा, सीधी बात है। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये 3456 जो अमाउंट आया है ना,
ये क्या है, ये आपकी टैक्स सेविंग है, ये आपकी टैक्स सेविंग है ना। देखो, क्योंकि अगर ये आप 12,800 का खर्चा डेबिट नहीं करते, मतलब ये आपको अलाउ नहीं होता। अब ये अलाउ कैसे नहीं होता, ये खर्चा कैसे नहीं होता, जब मैं आपको ये पेमेंट देता ही नहीं। अरे आप बॉन्ड होल्डर हो तो मुझे आपको 12,800 देना पड़ेगा ना। मैंने आपका 4 लाख डॉलर यूज करा पूरे साल 3.2% के ब्याज पे, तो उसमें मुझे आपको 12,800 इंटरेस्ट देना है। तो जब वो मैं आपको दूंगा तो मेरी जेब से गया, अब मेरी जेब से गया तो मेरा खर्चा है ना, तो खर्चा तो मैं इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करूंगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करूंगा ना। हाँ, तो डेबिट करूंगा। अब जब 12,000 से पीएनएल अकाउंट में डेबिट करूंगा तो क्या मेरी इनकम 12,800 से कम नहीं हो जाएगी? आप जो भी खर्चा डेबिट करते हो पीएनएल अकाउंट में, वो एक तरीके आप उसको अगर दूसरे एंगल से देखो तो आप एक्चुअली अपनी उस अमाउंट से इनकम भी तो कम कर रहे हो। सोचो, अगर आप वो खर्चा डेबिट नहीं करते तो आपकी इनकम उतनी की उतनी रहती। जैसे इस केस में 1 लाख है, 1 लाख डॉलर की 1 लाख डॉलर रहती। लेकिन जैसे ही मैंने ये 12,800 का खर्चा डेबिट करा तो क्या मेरी इनकम कम नहीं हो गई? मेरी इनकम कम हो गई ना बेटा। ठीक है, तो 12,800 से बेटा मेरी इनकम कम हो गई। तो यहां जो 12,800 पे मेरी इनकम कम हो गई, तो देखो बेटा ये 12,800 पे टैक्स नहीं लगा मेरा 27,000, ये 27%। वरना सोचो, अगर ये मैंने 12,800 नहीं डाला होता तो क्या इस 12,800 पे भी 27% टैक्स लग जाता। लेकिन अब मैंने जब वो खर्चा डेबिट करा तो 12,800 से इनकम कम हो गई, तो एक्चुअली वो 12,800 मेरा बच गया टैक्स लगने से। तो एक्चुअली ये टैक्स, इसे ही कहते हैं टैक्स शील्ड। मतलब इस पर्टिकुलर इनकम पे एक शील्ड आ गई 27% के टैक्स लगने की। इसके पास एक शील्ड है कि 27% टैक्स उस पर नहीं लग पा रहा, ऐसी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी टैक्स सेविंग हो गई है। तो जो हमारा इस बार टैक्स बन रहा है वो 3,456 बन रहा है, मतलब इतनी की टैक्स सेविंग आपने कर ली है। 12,800 का 27% करेंगे तो 3,456 आता है, मतलब 3,456 आपको सरकार को इस बार नहीं देना। तो एक्चुअली में मेरे जेब से जो खर्चा हुआ वो 12,800 को हुआ है, तभी तो मैंने डेबिट 12,800 करा है। लेकिन इस 12,800 को देने से मुझे सरकार ने 3,456 रिफंड भी तो कर दिए। बेटा अगर मैं ये खर्चा करता ही नहीं तो मेरे पास ये पैसा भी तो नहीं आता ना सरकार की तरफ से। तो ये इसी की वजह से आया है, इसलिए ये इससे अटैच्ड है। तो 12,000 एक तरफ से बेटा जेब से देखो, बेटा मेरी जेब से 12,800 गए, उसी तरफ बेटा सरकार ने मुझे टैक्स रिफंड दे दिया 3,456 का, तो मेरा पैसा जेब में आ गया। तो एक्चुअली में मेरा कितना खर्चा हुआ है? अरे एक्चुअली में कितना खर्चा हुआ है? 12,800 नो डाउट मैंने दिया, लेकिन बेटा 3,456 पैसा वापस भी तो आ गया इस खर्चों को देने की वजह से, तो 3,456 रिफंड भी तो आ गया। तो एक्चुअली में जो मेरा पैसा बनेगा वो मैंने आपको सामने यहाँ पे लिखा था, जो कि बनेगा 9,344, है ना। ये बनेगा बेटा, देखो ये है मेरा एक्चुअली में इंटरेस्ट। तो जब मैं आप लोगों से पैसा मांगूंगा, अब आपको ये पता है ना मैं क्यों मांगूंगा, क्योंकि अब आप बॉन्ड नहीं हो इंटरेस्ट वाले, अब आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अब आप कन्वर्ट हो गए हो कॉमन इक्विटी में, तो अब आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इस साल मैंने तो आपको इंटरेस्ट दे दिया था, तो बेटा वो मुझे आपसे वापस लेना पड़ेगा ना, वरना तो आपके दो दो मजे आ जाएंगे। आप इंटरेस्ट भी खा रहे हो, फिर कॉमन इक्विटी कन्वर्ट हो गया, आप डिविडेंड भी खा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो एक ही चीज मिलेगी, तो मैं आपसे वो चीज वापस ले लूंगा। ठीक है, मैं वो चीज आपसे वापस ले लूंगा। तो मैं कितना लूंगा, बात ये थी। लेकिन तो इस बात की मैं एक्चुअली आपको कैलकुलेशन समझा रहा था, मैं आपसे कितना लूंगा। तो बेटा इसके बताओ स्टूडेंट्स, फॉर्मूला रट लेते हैं। कोई रटने की जरूरत नहीं है इसमें, फॉर्मूला कुछ रटना है इसमें? बेटा थर्ड क्लास का बच्चा भी कर देगा, अगर उसे कंसेप्ट समझा दूंगा वो भी निकाल के दिखा देगा फोर्थ क्लास का बच्चा आराम से। आप फॉर्मूला लेके बैठे हुए हो कि ये बच्चों ने फॉर्मूला ये रटा हुआ कि भाई साहब जो भी इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट होगा बेटा उसमें से 1 माइनस टैक्स का परसेंट कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला रट लेंगे। बेटा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, हम कभी रटेंगे नहीं। कितने फॉर्मूला रट लोगे लाइफ में? कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैंने नहीं करना ये फॉर्मूले आप भी नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि इन फॉर्मूला से कुछ फायदा नहीं है, आपको लॉजिक से चलनी है चीजें। ठीक है, देखो यही सेम बेटा फॉर्मूला निकाल लो, यही सेम आंसर आएगा, डेसिमल्स तक में फर्क नहीं आएगा। सीधा लॉजिक से करो, सीधे सीधे गेम है यार। हम अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, हम मैथमेटिशियन नहीं है जो यहाँ पे फॉर्मूला से चीजें निकाल रहे हैं। हम चीजें अकाउंट्स बना के, स्टेटमेंट बना के, लॉजिक से चीजें निकालेंगे, ऐसे ही होता है टेक्निकली। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स खेलना है फिर तो बेटा हम अकाउंट्स की बना रहे हैं, वो तो अकाउंट्स कुछ नहीं होती, मैथमेटिक्स ही तो होती है। क्रेडिट प्लस हो गई, डेबिट माइनस हो गई, बस आंसर निकल के आ गया आंसर। तो ये चीज तो बेटा प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हो। ये इतना ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है, ऐसे स्टेटमेंट बनाने की? करना हमें ना, क्योंकि अकाउंट्स है ये, मैथमेटिक्स नहीं। तो यहाँ पे वही चीज है, आंसर भी तब निकालेंगे तो अकाउंट्स की मदद से निकालेंगे। तो ये देखो, ये हमने अकाउंट अपना पहले बना लिया, पीएनएल अकाउंट। ये तो बेटा अब आप मन में भी बना लोगे, इतना क्या है। पहले 1 लाख इनकम थी, 12,800 डाली तो इतनी इनकम कब हो गई, तो 12,800 से इनकम सेव हो गई। तो 12,000 इनकम सेव हो गई, तो मतलब वो टैक्स की पिटाई से बच गया। कितने? 27% से। तो बेटा हमारा इतना देखो सेव हो गया, ये देखो 3,456, तो 3,456 सेव हो गया। तो एक्चुअली फिर मैं अब आपसे कितना पैसा लू? 12,800, क्योंकि मैंने तो 12,800 दिए। मैं कहूंगा नहीं नहीं, मैं 12,800 नहीं लूंगा। लेना था, इंटेंशन पूरी वही थी, लेकिन एक्चुअली सरकार ने इस पे 3,456 रिफंड भी कर दिया। तो मैंने कहा चल ठीक है, जब 3,456 की रिकवरी हो ही गई है, वापसी आई गई है,
तो नेट भाई साहब आप मुझे 9344 दे देना, तो आप मुझे 9344 दोगे, तो मैं आपसे 9344 लूंगा। ठीक है बेटा, चलिए अब ये तो बेटा वन पार्ट था, अब दूसरे पार्ट पे आ जाइए। अभी तो ये एक पार्ट था, अच्छा ये तो ठीक है 9344 मैं आपसे ले लूंगा, ठीक है बेटा, ये 9344 मैंने आपसे ले लिया, ओके। अभी 9344 जब मैं ले लूंगा, मैं इसका क्या करूं? मैंने आपसे 9344 दे दिया, अब मेरे यहाँ टेबल के ऊपर रखा हुआ 9344, अब क्या करूं इसका? इसको देख रहा हूं 9344 को, क्या कर लिया मैंने आपसे 9344 लेके? बेटा ये 9344 क्या है सर? ये तो ब्याज था जो आपने मुझे दिया था। हाँ अब तो वो मैंने आपसे ले लिया ना, लेकिन हाँ जी सर, लेकिन अब इसका क्या करें? 9344 ले तो लिया, क्या करूं? क्या करूं क्या बेटा? दोबारा प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो इसको। अरे प्रॉफिट प्रॉफिट ही तो वही, आपसे पैसा ले लिया तो दोबारा प्रॉफिट में जोड़ दो ना इसको। हाँ तो बेटा प्रॉफिट में जोड़ देंगे इसको। ये 9344 मैंने आपसे ले तो लिया, लेकिन ये मैंने कहां से दिया था? अपने प्रॉफिट में से तो दिया था ना, तो जब आपने मुझे दे दिया तो दोबारा कहां रखूंगा? प्रॉफिट में। अरे एबिट निकाला था, एबिट में से आपको पता है ये। अब अगर आपको ये भी नहीं पता कि बेटा इंटरेस्ट का पेमेंट का सोर्स एबिट होता है, तो बेटा आप बहुत ही गड़बड़ कर रहे हो, बंद कर दो क्लासेस सारी, शुरू से देख के आओ बेटा, शुरू से बिल्कुल वहां से आपका कंसेप्ट ठीक करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट पहले ही क्लास में आ गया, अगर किसी को पता नहीं था ये कोई चैनल भी था और आगे प्रकट हो गया और सीधा पहली क्लास यहीं से देख रहा है, तो बेटा यहाँ पर रोक देना कोई फायदा नहीं है। सारे कंसेप्ट हिले हुए हैं आपके, ठीक है, तो आपको शुरू से देखना पड़ेगा, सारे कंसेप्ट ना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैंने सारे कर दिए, तो जो मेरा लेक्चर शुरू से देख के आ रहा है उसका तो बेटा बिल्कुल कॉन्क्रीट कंसेप्ट है, ठीक है। आ जाइए, बात क्या है आपको अब मैं बता देता हूँ। इंटरेस्ट पेमेंट का जो सोर्स होता है वो एबिट होता है, एबिट में से देता है, इसका क्या लॉजिक है वो सब मैं दे चुका हूँ, यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। एबिट इज द सोर्स ऑफ ऑल इंटरेस्ट पेमेंट एंड टैक्सेस, ठीक है। तो जब आप इंटरेस्ट एबिट में से लोगे तो ठीक है, तो वो एबिट एक तरीके से प्रॉफिट ही तो होता है। तो आपको जो मैंने इंटरेस्ट दिया, लेकिन अब वही इंटरेस्ट जो मैंने आपसे वापस ले लिया, अब इसकी टेबल पे इंटरेस्ट रखा हुआ, क्या करूं इसका? तो दोबारा एबिट में जोड़ देना। अब एबिट तो है नहीं, नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे। क्यों सर एबिट क्यों नहीं है? अरे अब तो नेट प्रॉफिट बचा ना लास्ट, अब तो सारा, अब तो सब कुछ बांट दिया ना दुनिया भर को, अब तो नेट प्रॉफिट है। अब ये हमको किसको बांटना है? अपने कॉमन इक्विटी को, इनको देना है ना। लेकिन अब आप लास्ट में जब जब मैं कॉमन इक्विटी को पैसा बांट ही रहा था, आपने कहा नहीं 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 मैं भी आ गया, मैं भी आ गया, कन्वर्ट हो गया, मैं भी आ गया, मुझे भी दो। तो बेटा अब आप कन्वर्ट लास्ट मोमेंट में हो जाओगे, चलो हो गए, तो आपको भी डिविडेंड देना पड़ेगा, लेकिन डिविडेंड देने से पहले आपने इंटरेस्ट भी खाया हुआ है, तो वो आपसे निकालना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तो अब आप मुझे दे दोगे, लेकिन अब इसका क्या करूं? हाँ तो क्या करूं क्या बेटा? जहां से आपने दिया था वहीं जाकर रख दो। अरे जिस तिजोरी में से निकाल के आपको इंटरेस्ट दिया था वो ही वापस ले लिया, तो उसी तिजोरी में वापस रख दो ना। तिजोरी क्या? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में एड बैक कर देंगे, बस सिंपल। और अब ये जो 9344 है किसका है? सारे के सारे कॉमन इक्विटीज का है, कम्युनिटी का। अरे क्योंकि जब आपने 9344 मैंने आपसे वापस ले लिया, प्रॉफिट में एड बैक कर दिया, तो प्रॉफिट आपका 9344 से इंक्रीज हो गया। अब वो पूरा जो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया वो किसका है? अरे वो प्रॉफिट किसका है बोलो तो? कॉमन इक्विटी का बेटा, कॉमन इक्विटी का ना। तो देखो, तो कॉमन इक्विटी का, और कॉमन इक्विटी में आप भी जुड़े हो, तो एक तरीके से आपको 9344 में से पेमेंट मिल जाएगी दोबारा। सारी नहीं मिलेगी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा मिल जाएगा, क्योंकि अब आप कन्वर्ट हो गए, कॉमन इक्विटी में आ गए ना। चलिए, तो 9344 इज द प्रॉफिट। अब हमको निकालना बेटा, ये मैंने आपको बता दिया, ये 9344 मैंने आपसे लेना है, ये मैं प्रॉफिट में एड बैक कर दूंगा। अब हमको निकालना है एक कंसेप्ट जिसको कहते हैं इंडिविजुअल डेब्ट्स, या ये कंसेप्ट आपने शायद अपने स्टडी मटेरियल्स में पढ़ा होगा। कुछ कुछ में आईईपीएस करके लिखा हुआ था, इंडिविजुअल ईपीएस, इंटरमीडिएट ईपीएस, कुछ में इंडिविजुअल डीईपीएस, इंडिविजुअल या इंटरमीडिएट डीईपीएस ऐसा लिखा होता है बेटा। बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स में वर्ड है इंटरमीडिएट, तो ये वाला कंसेप्ट आज आपको बता रहा हूं। अब हमको वो निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? मैंने बोला था हर एक डाइल्यूटिव एजेंट का अपना इंडिविजुअल ईपीएस निकालना है आपको। जैसे एक हमने अपनी ये इंडिविजुअल, ये वाला पर्टिकुलर डाइल्यूटिव एजेंट हमारा डेट है ना बेटा, डेट है, हम डेट लेके चल रहे हैं, तो इसकी पर्टिकुलर हमको एक इंडिविजुअल ईपीएस निकालनी है। अभी अभी बेटा मैं कोई डीईपीएस, कोई डाइल्यूटेड अभी कुछ नहीं बता रहा, अभी बस मैं आपको इसकी इंडिविजुअल डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के बता रहा हूं। मतलब अभी हम ये डेट डेट वाला एग्जांपल ले रहे हैं ना, इस डेट के हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल ईपीएस निकाल रहे हैं, ऐसा समझो। चलो कैसे निकाले, निकाल लेते बेटा। अभी ये कैसे निकाले? अच्छा, ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? आईएसी अपॉन वैंस को, ये था नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। अरे ये जो कॉमन, अब ये जो डेट वाले थे इसके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? सर ये हमको क्या पता? अरे क्या कर रहे हो बेटा, अभी हमने निकाला नहीं क्या? अरे ये क्या बेटा आप लोग, ये देखो 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 30 कॉमन शेयर है। अब आपके पास कितने बॉन्ड पड़े थे? अभी ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल डाइल्यूटेड एजेंट, ये जो डाइल्यूटेड एजेंट है पर्टिकुलर, ये वाला जो डाइल्यूटेड एजेंट है, ये वन वाला, इसके पास कितने शेयर है? सर पता नहीं कितने हैं,
30 है। अबे 30 तो बेटा एक पे है, लेकिन आपके पास अभी बॉन्ड कितने हैं? 400, तो कितने हो गए शेयर? 12,000। सब निकाल के बता रखा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी सो रहे हैं। ये देखो 12,000 सारा निकाल के बताया था कैसे, ठीक है। टास्क अगर कोई किसी को समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो ये है कि वो सीधा सीधा इस क्लास में आ गया। इस क्लास में सीधा नहीं आना, पिछली क्लास को देख लेना, वरना मैं बता रहा हूँ बहुत नेक्स्ट लेवल वाला बाउंसर जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो आईएसी अपॉन वेंस को फॉर्मूला हो रहा है बेटा, वही बेटा के यहाँ पे लगा देंगे। चलो यही लगा देंगे। आईएसी तो पता नहीं कितना है, देखेंगे बेटा, सब पता है हमको, देख लेंगे। लेकिन वैंस को कितना है? अरे वैंस को अभी हम वैसे नहीं लगा रहे, अरे वैसे फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हमारा जो सीधा सीधा होता है ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम अपॉन नंबर ऑफ शेयर होल्डर। मतलब ये हमारा टोटल प्रॉफिट है और इतने नंबर ऑफ द शेयर होल्डर है, इतने खाएंगे, मतलब ये टोटल प्रॉफिट है। और ये मतलब ये टोटल प्रॉफिट है, ये खाना है, और नीचे खाने वाले, तो इतना प्रॉफिट है, इतने खाने वाले हैं, तो एक ही झोली में कितना आ जाएगा? यही तो होता है ईपीएस। तो वही उसी फंडे से निकाल रहे हैं डेट। अब हम निकाल रहे हैं इंटरमीडिएटरी, मतलब पर्टिकुलर ये जो डायलूटिव एजेंट है, ये जो डेट वाला जो हम अभी पहला वाला कर रहे हैं, बॉन्ड वाला, इसकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ईपीएस कितनी है? डायलूटिव ईपीएस कितनी है? कितनी है सर? पहले इसके नंबर ऑफ, ये कितने नंबर ऑफ शेयर है? मतलब पहले ये डेट थे, पहले ये डेट थे, लेकिन अभी कन्वर्ट होकर कितने हो गए? अरे वैंस को की भीड़ में आ गए ना, अभी कॉमन इक्विटी में आ गए, कितने हो गए? 12,000 हो गए। अच्छा, ये जो 12,000 कन्वर्ट हो गए हैं, अब इनका हिस्सा कितना है? कितना खाएंगे? ये जो 12,000 आ गए हैं, अभी कितना खाएंगे बेटा? 9344। सर ये कैसे निकाला आपने? अरे ये निकाल तो दिया था अभी हमने, अरे ये निकाला तो था, क्योंकि जब ये कन्वर्ट होके आएंगे साथ में कुछ लेके भी आएंगे। 9344 बेटा, ये 12,000 कन्वर्ट तो हो रहे हैं। अभी मार्केट में हमारे पास कितने एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे हमको नहीं पता, होंगे, लेकिन अब ये 12,000 और आ गए, क्योंकि ये पहले डेट वाले थे, 400 डेट वाले थे ना, लेकिन अभी कन्वर्ट हो गए 30 का, अगर 30 पकड़े हैं, अगर 30 का रेट पकड़े हैं, तो बेटा ये 12,000 हो गए, है ना, 12,000 हो गए। तो 12,000 अब ये हो गए, तो 12,000 अब कॉमन इक्विटी आपकी इंक्रीज हो गई। लेकिन जब ये 12,000 बेटा आए, 12,000 आपके कॉमन इक्विटी आए, तो क्या ये फोकट में आए? कुछ अपने साथ लेके आए? साथ लेके आए कितना? 9344। मतलब ऐसा समझो बेटा, एक कमरे में बेटा ऑलरेडी खाना पड़ा है और कुछ लोग खड़े थे उसको खाने के लिए। अब नए लोग आ रहा है खाने, तो क्या वो जो उसी कमरे में बैठे हुए हैं उनका मुंह नहीं बन जाएगा? वो ये बोलेंगे भाई साहब एक तो खाना लिमिटेड है, वो भी हमारे लिए रखा था, ये नए आ गए और खाने वाले। अब क्या एक बंदे को कब नहीं मिलेगा उस, क्योंकि जो ऑलरेडी उस कमरे में है उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना बेटा अपने खाने के साथ, उन नए बंदों को खिलाने में। लेकिन वही बेटा, अगर नए बंदे जो आ रहे हैं साथ में एक्स्ट्रा खाना ले आए, तो क्या अच्छी बात नहीं हो जाएगी? अच्छी बात हो जाएगी। ऐसी बेटा ये 12,000 आ तो रहे हैं, नो डाउट। अब आप अभी एग्जिस्टिंग वाले क्या सोचेंगे? इनका तो मुंह बन जाएगा ना, यार एक तो ये डिबेंचर वाले थे, चलो ठीक है ये कन्वर्ट होके आ गए, लेकिन इन्होंने भीड़ बढ़ा दी। अब वैसी नेट प्रॉफिट एक तो लिमिटेड होता है, हमको मिलेगा, तू कन्वर्ट होके और आ गया, तूने भीड़ और बढ़ा दी, मतलब खाने वाले 12,000 और आ गए। अबे पहले कम पड़ रहे थे क्या खाने वाले? कि 12,000 और आ गए खाने वाले? तो इनका तो मुंह बन जाएगा बेटा, जो एक्सिस्टिंग कॉमन इक्विटी है, जो पुराने शुरू से चलते आ रहे, उनको तो बड़ा गुस्सा आएगा बेटा, वो तो बड़े किलस जाएंगे कि ये इधर कन्वर्ट होके आ गए 12,000 और भीड़ बढ़ा दी खाने के लिए। लेकिन वो उनको ठंडक थोड़ी तब पड़ेगी जब वो अपने साथ कुछ लेके आएंगे, कि ये 12,000 बोल रहे भाई साहब हमको बताओ, ज्यादा ऐसी नजरों से मत देखो। मुझे पता है आप लोग थोड़े चिढ़ गए हो क्योंकि हम एक्स्ट्रा आ गए हैं खाने वाले, तो आपका आपका थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन हम अपने साथ फोकट में नहीं आए, कुछ साथ में लेके आए हैं। अरे हम फोकट में नहीं आ रहे, हम अपना हिस्सा लेके आ रहे हैं, जो हमको इन कंपनी ने दिया था जब हम इंटरेस्ट थे, अब वो हम आपको दे रहे हैं कि ये लो आप भी खा लेना। अब हम सब भाई भाई हैं, आपका भाई। अरे पहले हम सब थे, हम आपके साथ थे ना बेटा, हम आपके साथ थे, तो पहले हम डिवेंचर वाले थे, हमको इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन अब हम कन्वर्ट हो गए, तो भाई साहब हमने वो अपना इंटरेस्ट कंपनी को वापस दे दिया कि भाई साहब लो अब हम जा रहे हैं इक्विटी में, तो वो पैसा अब आपको ही तो देगा सारा कंपनी, तो आप ही का तो देखो आपका प्रॉफिट भी तो 9344 से इंक्रीज हो गया, तब जाके उनको मिलेगा। हाँ, तो यहां पे हमको यही देखना, तो ये जो कन्वर्ट होके आ रहे हैं, ये अपने एक शेयर पे कितना अर्न कर रहे हैं, कितना मतलब लेके आ रहे हैं, सीधी सीधी बात। मतलब ये जो इंटरमीडिएट डीपीएस होती है, इसका मतलब मैं बता देता हूं, ये जो बेटा कन्वर्ट होके आ रहे हैं, ये अपने एक शेयर पे कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, बस ये है। क्योंकि देखो 12,000 बेटा कन्वर्ट तो हो गए, 12,000 ये कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन ये फोकट में नहीं आ रहे, ये साथ साथ अपने वो जो ब्याज इनको मिला था उसके साथ लेके आ रहे हैं 9344। तो एक शेयर पे बेटा कितना हो गया? एक शेयर पे कितना हो गया तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, कितना हो गया। 9344, चलिए आ जाइए बेटा 9344, ये देखिए
ये हो गया अपना 9344 डिवाइड बाय 12,000, ये हो गया बेटा 0 पॉइंट, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.7786, ठीक है। 6 डेसिमल प्लेसेस तक वैसे लिखने की आदत डालनी है, लेकिन ठीक है अभी हम 4 ही लिख रहे हैं, ठीक है। चलो 0.7, ये कहां चला गया, ठीक है बेटा, ये देखिए 00786, चलिए अपना, चलिए बेटा जल्दी आइए, पता नहीं कैसा हाईलाइट हो रहा, चलिए बेटा ये आपको 0.786 निकाल के बता दिए, ये है इंडिविजुअल डाइल्यूटेड ईपीएस। मतलब ये जो पर्टिकुलर एक डाइल्यूटिव एजेंट है, ये जो पर्टिकुलर एक डाइल्यूटिव एजेंट है, कौन सा, बॉन्ड्स वाला, ये पर्टिकुलर एक डाइल्यूटिव एजेंट है ना बेटा, मैंने आपको बोला ना 3 डाइल्यूटिव एजेंट है, बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, स्टॉक ऑप्शन। अभी हमारे यहाँ पे ये सब ड्रामा नहीं है, अभी हमें एक डाइल्यूटिव एजेंट दे रखा है, बॉन्ड पेबल, ठीक है, और ये कन्वर्टेबल है, तो हमको एक डाइल्यूटिव एजेंट मिल गया। तो हर पर्टिकुलर डाइल्यूटिव एजेंट का आपको उसकी इंडिविजुअल डाइल्यूटिव ईपीएस निकालनी है। मतलब सीधी सीधी बात, जब वो कन्वर्ट होके आएगा, तो जब वो कन्वर्ट हो गया आएगा तो नो डाउट वो भीड़ बढ़ा देगा, लेकिन भीड़ बढ़ाने के साथ बेटा वो अपने साथ कुछ लेके भी आए, वरना उसकी पिटाई कर देंगे ये एग्जिस्टिंग वाले। अरे क्योंकि बेटा एक तो तू पहले डिवेंचर था, तूने इंटरेस्ट खाया, अब तू कन्वर्ट हो गया आ गया, अबे तो तू हमारे खाने पे भी क्यों नजर रख रहा है, बुरी नजर रख रहा है। तो पिटाई तो बेटा इसकी होगी, इन 12,000 वालों की एक्चुअली पिटाई होनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब तुम तो इंटरेस्ट खा रहे थे और तुम्हारा वहां पे मन नहीं भरा, तुम्हें लालच आ गया कि हम देखो हम प्रॉफिट खा रहे हैं, हम प्रॉफिट खा रहे हैं। ये कॉमन इक्विटी वाले तो प्रॉफिट खा रहे हैं, लेकिन इन 12,000 वालों को तो पता नहीं बेटा क्या होगा कि नहीं नहीं हमको ये भी खाना है, इनकी गंदी नजर रहती है, यहाँ भी आ गए, तो बेटा ये एग्जिस्टिंग वाले इनकी पिटाई कर देंगे कि तू अपने खाने पे नजर रखना, हमारा क्यों खा रहा है। तो ताकि पिटाई से ये बच जाए, तो ये बताओ साथ में अपना वो जो इनको इंटरेस्ट मिला करता था ये वो भी ले आएंगे। ये बोलेंगे देखो भाई साहब महाराज, नाराज होने की जरूरत नहीं है, पहले हम डिवेंचर वाले थे लेकिन अब हम वो नहीं है, हम छोड़ आए वो गलियां बेटा, अब हम आपके वाले हैं, अब हम आप ही की बरादरी के हैं, जो हमको इंटरेस्ट मिला करता था वो कंपनी ने हमसे वापस ले लिया है। तो जब ले ही लिया है तो वो प्रॉफिट में एड बैक कर दिया, जब प्रॉफिट में एड बैक कर दिया तो आप सबको तो मिलेगा। तो देखो हमने जो लिया था वो हमने आप लोगों के बीच में बांट दिया, तो हम भी भाईचारा दिखाना है, तो भाई साहब आप भी भाईचारा दिखाओ ना, मिलकर खाते हैं भाई साहब, तो यही है। तो यहाँ पे उन्होंने ये काम करा, तो ये इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड ईपीएस ये है कि ये जब कन्वर्ट होके आएंगे तो अपने एक शेयर पे एक्स्ट्रा कितना लेके आ रहे हैं, ये वही है, ठीक है। तो ये है बेटा 0.7886। अब ये तो हो गया बेटा एक चीज। अब आपको ये आईडी, ये होता बेटा आईईडीपीएस, है ना, ऐसे करके आपके शायद उस पर लिखा होगा या आईईपीएस करके भी लिखा होता, कुछ भी लिखा हो यार फर्क नहीं पड़ता, ये इंटरमीडिएट है, बस ऐसा समझो। मतलब हर एक पर्टिकुलर डाइल्यूटेड एजेंट की आपको उसकी इंडिविजुअल ईपीएस या इंटरमीडिएट ईपीएस पहले निकालनी है, जैसे इस केस में हमने निकाल दी, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात, बहुत देसी भाषा में बोलूं, वो जब कन्वर्ट होके आएंगे तो एक शेयर पे अपने साथ कितना लेके आएंगे आपको वो निकालना है, जैसे इस केस में वो हर एक शेयर पे 0.7786 का कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आ रहे हैं एग्जिस्टिंग खाने में, ठीक है, ठीक है। अब जब आप बेटा ये निकाल लोगे, आपको इसको कंपेयर करना है, अब बेसिक ईपीएस है, जो हमने मेन बेसिक ईपीएस निकाली थी, याद है ना बेटा, अरे याद है या नहीं, कुछ सब भूल पड़े हो। ये देखो ये देखो, ये जो हमने देखो मेन बेसिक ईपीएस निकाली थी ना सबसे पहले, ये रही बेटा, ये रही, ये नहीं है बेटा, ये दूसरा एग्जांपल है, ये है बेटा, ये रहा, ये रहा बेटा, देखो मैंने आपको बताया था ना, ये जो हमने बेसिक ईपीएस निकाली थी, ये एग्जिस्टिंग, पहले ही आपकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वाली है, मतलब जो करंट में आपकी ईपीएस चल रही है, मतलब आपने प्रॉफिट कमाया 3,20,000 का, खाने वाले उसको, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है आपके, मतलब कोई कन्वर्टर वगैरह नहीं, मतलब जब उनका जन्म भी कॉमन इक्विटी करके हुआ था और ये मरेंगे भी कॉमन इक्विटी करके, ठीक है। 3,34,865 है, कितना प्रॉफिट है, 3,20,000, तो एक शेयर पे आपकी अभी कितनी अर्निंग है, 0.9, मतलब अभी जो करंट ईपीएस चल रही है वो है। लेकिन यहां पे हमारे पास एक डाइल्यूटिव एजेंट है, कन्वर्टेबल बॉन्ड, 3.2% वाले कन्वर्टेबल बॉन्ड है, ये कन्वर्ट हो गए, तो कितने में कन्वर्ट हो गए, देखो सारा कैलकुलेट कर रखा है, 12,000 में कन्वर्ट हो गए, 12, क्योंकि 400 बॉन्ड होल्डर 12,000 में, जो 400 बॉन्ड होल्डर लेके बैठा है उसको 12,000 शेयर मिलेंगे, तो 12,000 ये इंक्रीज होगा, तो ये 12,000 से आपके नंबर बढ़ा देंगे, 12,000 से नंबर बढ़ा देंगे। अभी एग्जिस्टिंग कितने हैं, 3,34,865, 3,34,865 अभी एग्जिस्टिंग है, 12,000 ये और आ गए, तो बेटा ये जो ये 3 लाख वाले हैं, चिड़ नहीं जाएंगे, 12,000 आ गए हमारा खाना खाने, लेकिन वो कह रहे हैं, क्योंकि देखो इन 3 लाख बेचारों का जो खाना है ना, इन जो 3,34,000 का जो खाना है ना बेटा, ये वाला, ये देखो 3,20,000, ये वाला खाना, ये इसको आराम से बैठ के खा रहे थे, लेकिन ये 12,000 और आ गए इस कमरे में, तो ये बोलेंगे अबे ओ
तेरी हमारे इस 3,20,000 पे नजर है, इन्होंने बोला ये 12,000 वालों, तुम्हारी हमारी इस 3,20,000 पे नजर है, ये हमारा है, तुम अपना खाओ जाके। वो कह रहे भाई साहब हम आप ही की बिरादरी के हैं, नाराज क्यों रहे? उसने कहा हमको नहीं पता तुम हमारा क्यों खा रहे हो, हम ही है जो है। हमने कहा भाई साहब आप टेंशन मत लो, हम फोकट में नहीं आ रहे हैं, हम अपने साथ ये 9344 भी लेके आ रहे हैं। तो बेटा देखो आपकी नेट इनकम भी बढ़ जाएगी। नो डाउट नंबर ऑफ द शेयर होल्डर आपके इंक्रीज हो गए, लेकिन अब देखो नेट इनकम भी तो इंक्रीज हो गई, तब जाके ये लोग शांत हुए कि हाँ चलो ये 12,000 वाले कुछ अपने साथ लेके आए। ठीक है बेटा, चलिए तो देखो यहाँ पे आपको देखो उसकी पर्टिकुलर ईपीएस निकालनी, मैंने बोला था ना, देखो इंडिविजुअल ईपीएस निकालनी, देखो ये आया 0.7787। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है बेटा, इस इंडिविजुअल हर इंटरमीडिएटरी ईपीएस जो आप निकालोगे, देखो मैंने हर एक डायल्यूटिव, ये पहले डायल्यूटिव है, ये दूसरा, ये तीसरा है, हर एक डायल्यूटिव एजेंट का देखो मैंने इंडिविजुअल निकाल रखा है। आपको क्या करना है, अब जैसे ही आप ये निकाल लोगे, आपको इसको कंपेयर करना है अपनी किससे, बेसिक ईपीएस मतलब मेन ईपीएस से। अरे एक्चुअली जो कंपनी की ईपीएस है, एक्चुअली जो कंपनी की ईपीएस है, तो सर ये क्या है फिर? अरे बेटा ये सब ख्याल ही पिला हुआ है। अरे ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, आप ये जो 400 वाले है, ये कोई सब कहानी है बेटा, आप मेरे पास आए ही नहीं थे कन्वर्ट करके कि सर देखो मुझे कन्वर्ट कर दो, आप अभी बॉन्ड होल्डर ही हो, आप ब्याज ही खा रहे हो। तो सर क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो? तो हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्यों इतना 9344 12,800 टैक्स शील्ड पता नहीं क्या क्या। मैंने आपको बोला ना बेटा, ये अकाउंटेंट्स अज्यूम करते हैं कि अगर आप अपना ये राइट एक्सरसाइज कर लो तो हमारी ईपीएस ये जो 0.956 है, ज्यादा से ज्यादा इतनी कम चली जाएगी। अभी तो 0.956 ही है, इतनी ही है सबके लिए भी करंट हमारी इतनी ईपीएस चल रही है, क्योंकि आप लोग अभी कन्वर्ट थोड़े ना हो। लेकिन अकाउंटेंट ये मान लेंगे कि आप अभी के अभी कन्वर्ट हो गए, और अगर आप अभी के अभी कन्वर्ट हो गए तो आप हमारी ईपीएस नीचे ले जाओगे, और कितनी ज्यादा नीचे ले जाओगे ये हम अभी से ही बता देते हैं, ताकि पंगा ना हो जाए इन एग्जिस्टिंग यूजर्स के बीच में। ठीक है, इसलिए तो हम अभी से ही चीजें निकाल के रखते हैं। तो देखो 0.7 आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, अपने इस इंडिविजुअल को बेसिक ईपीएस से कंपेयर करना है। अगर बेटा ये आपका इंडिविजुअल या इंटरमीडिएटरी ईपीएस आपकी कम है किससे, बेसिक ईपीएस से, यहाँ पे मेन ईपीएस जो हमारी बेसिक ईपीएस थे, तो आप उसको डायलूटिव बोल दोगे, क्योंकि बेटा सही बात है ना, कम ही तो होना चाहिए। अरे आपकी बेसिक ईपीएस 0.956 है, आपको इसको डायलूट करना है, तो बेटा आपको उसमें वही तो फैक्टर डालना पड़ेगा जो उसको कम कर सके, आपको वही तो फैक्टर डालना पड़ेगा जो उसको कम कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, करंट होता है ना बेटा, करंट तो उसका जैसे जो चार्ज है माइनस है, सोचो माइनस, तो आपको अगर उसमें करंट चार्ज डालना तो आपको उसको माइनस का चार्ज डालना पड़ेगा ना। अगर कोई पॉजिटिव चीज है आपको उसको करंट में डालना, मतलब आपको उसको करंट लगाना है, तो बेटा आपको उसको माइनस चार्ज डालना पड़ेगा ना, कम करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे ये देखिए, आपकी बेसिक ईपीएस है, आपको उसको कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर एक वो फैक्टर डालना पड़ेगा जो कम वाला फैक्टर है, जो ऑलरेडी कम हो रहा है, तो डायल्यूटिव फैक्टर डालना है। तो देखो इससे कम है 0.95, 0. ये देखो 0.956 इज मोर देन 0.7787, इससे ज्यादा है ना, तो ये कम वाला फैक्टर है, तो आप इसको बोलोगे हाँ ये डायल्यूटिव है। अभी ये 1 क्या लिखा है, 2 क्या लिखा है, इसको मत देखो, बस यहाँ पे ये देखो ये डायल्यूटिव है, इतना लिखना है, ये डायल्यूटिव है। लेकिन अगर सोचो ये 0.956 से ऊपर आ जाए, सोचो 1 आ जाए, तो बेटा ये डायल्यूटिव नहीं है। अबे तेरी बेसिक ईपीएस ही 0.9 है और तेरा डायल्यूटिव 1 आ रहा है, तो ये कम कर सकता है उसको? अरे कम कर सकता है क्या? नहीं। तू खुद कम क्या करेगा, तू तो खुद बेसिक ईपीएस से सबसे ज्यादा है, तू तो खुद बेसिक ईपीएस से ज्यादा है, अगर तुझे इंक्लूड कर देंगे तू तो बेसिक ईपीएस और बढ़ा देगा। तो हमको यहाँ पे कम करना है, तो हमको वो फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो एक्चुअली इसको कम कर सके। तो देखो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं जो बेसिक ईपीएस से कम है वो ही डायल्यूटिव है, लेकिन जो बेसिक ईपीएस से ज्यादा है या इक्वल है हम उसको नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे बेटा, नहीं मानेंगे। चलिए ठीक है, इक्वल को चलो फिर भी कुछ ले सकते हो, लेकिन बेटा मोर को तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते, उसको हम एंटी डायल्यूटिव बोलते हैं। वो एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा, देखा आज इस एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया, आज इस एग्जाम्पल में बेटा हमने यही बताया कि देखिए इंडिविजुअल इफेक्ट्स, पहले हमको क्या करना है, पहले आपको बेसिक ईपीएस निकालनी है, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, पहले आपको बेसिक ईपीएस निकालनी है, मतलब जो मेन ईपीएस है। फिर बेटा जो जो डायल्यूटिव एजेंट लगा दे गया है आपको क्वेश्चन में, हर एक डायल्यूटिव एजेंट का आपको उसकी पहले इंडिविजुअल ईपीएस निकालनी है। जैसे पहले वाले केस में देखो बेटा मैंने निकाल लिया, क्या करना है, पहले उसका वो कितना स्वैप रेशियो दे रखी होगी, तो पहले आप उसका नंबर ऑफ शेयर होल्डर निकाल लेना कि भाई उसके खाते में कितने आएंगे, ठीक है। फिर उसका बेटा, क्योंकि जब वो पहले था तो पहले तो उसको उसकी चीजें मिल रही होंगी, जैसे बॉन्ड है तो उसको उसका इंटरेस्ट मिल रहा होगा, लेकिन अब वो कन्वर्ट हो गया कॉमन में, तो उसकी बेटा गर्दन पकड़ के आपको वो इंटरेस्ट वापस लेना पड़ेगा। अब जब आप इंटरेस्ट वापस ले लोगे तो वो मतलब ये देखो 9344, लेकिन आप बेटा एक्साइटमेंट में टैक्स जरूर माइनस कर देना, टैक्स शील्ड, क्योंकि जो आप उससे इंटरेस्ट ले रहे हो वो उतना अमाउंट इक्वल नहीं होगा जितना आपने उसको दिया था। नो डाउट आपकी जेब से यहाँ पे इस केस में 12,800 गया था, लेकिन आप ले 9344 ले,
तो ये लोग सोचेंगे या तो ये बेवकूफ है बेटा, या हम बहुत स्मार्ट है, कंपनी बेवकूफ है, इसको कुछ पता ही नहीं है। बेटा इसको भी पता कि सरकार ने हमको 3, 4, 5, 6 रिफंड भी कर दिया है ना, क्योंकि 12,800 हमारे टैक्स डिडक्शन है, एडमिसिबल टैक्स डिडक्शन है, तो हम इसको इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर देते हैं। तो उतनी इनकम हमारी टैक्स के वार से बच गई, टैक्स के अटैक से बच गई, तो टैक्स के अटैक से बच गई, तो इतना टैक्स हमारा सेव हो गया, तो सरकार ने एक तरीके से हमें पैसा वो दोबारा वापस कर दिया ना, बख्श दिया। तो 3, 4, 5, 6 की हमारी सेविंग हो गई। तो 12,800 देने पे 3, 4, 5, 6 की सेविंग हो रही है, तो भाई साहब आपसे फिर 9344 ही तो लूंगा, क्योंकि 3, 4, 5, 6 तो मेरा रिकॉर्ड हो ही गया। ठीक है, इसलिए बेटा 9344 दूंगा। तो ये 9344 क्या है? ये वो है, ये जो 12,800, ये जो 12,000 वाले हैं जो कन्वर्ट होके आ गए, ये ऐसे ही नहीं आ गए, ये 9344 अपने साथ लेके आ रहे हैं। तो इसलिए इनका एक शेयर पे कितना अर्न हो रहा है, ये एक शेयर पे मतलब कितना अपने साथ लेके आ रहे हैं, 0.7887। तो मतलब ये इतने से डायलूट कर देंगे आपकी इनकम, एक शेयर पे इतने इनकम डायलूट कर देंगे। तो इसलिए हम फिर हम क्या करेंगे, तीसरा बेटा स्टेप डायलूटिव देखेंगे कि वो डायलूटिव है या एंटी डायलूटिव। सारे स्टेप समझा रहा हूं बेटा, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। डायलूटिव कैसे मानेंगे आप इसको, ये जो आपने इंडिविजुअल निकाली हुई है, इंटरमीडिएटरी निकाल रखी है, इसको अपने मेन बेसिक ईपीएस से कंपेयर करेंगे। अगर ये आपकी मेन बेसिक ईपीएस से कम है तो भी आप इसको डायलूटिव बोलेंगे, लेकिन अगर ये आपके मेन बेसिक ईपीएस से ज्यादा है तो बेटा फिर ये डायलूटिव नहीं, एंटी डायलूटिव है। क्योंकि बेटा तेरा ये जो इंडिविजुअल इंटरमीडिएट निकल के आ रहा है, ये खुद बेसिक ईपीएस से ज्यादा निकल के आ रहा है, तो बेटा तू खुद क्या कम करेगा, तू तो खुद सबसे ज्यादा है। हमें यहाँ पे बेसिक ईपीएस को कम करना है, क्योंकि बेसिक ईपीएस से ज्यादा है। थोड़ा दिमाग लगाओ, लॉजिक है बेटा, ये तो लॉजिक है। बेटा तू खुद तो सबसे ज्यादा है, तू क्या कम करेगा? तो हम वही फैक्टर तो चूज करेंगे जो बेसिक ईपीएस से कम होंगे। तो हाँ भाई अब सही है, क्योंकि जो बेसिक ईपीएस से कम है भाई, चलो तू खुद कम है, तो तुझे जब इंक्लूड करेंगे तो तू एटलीस्ट कम कर देगा। बेटा ये बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हम अपने बचपन में करते नहीं थे, मार्क्स कैलकुलेट करने में हम एवरेज लेते थे। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में कम आ गए, सोचो 40-40, तो बेटा वो आपकी पूरी एवरेज कम कर देते थे। क्योंकि जो कम कम मार्क्स होते थे बेटा, उनका क्या काम है, अगर आपने इनको इंक्लूड कर दिया तो जो वो उनका उनका जो फैक्टर है वो कम करना है, क्योंकि वो खुद कम है। तो जैसे आप उसको इंक्लूड करोगे, आपकी पूरी एवरेज नीचे लेके चले जाएंगे। लेकिन वही जिसमें बेटा सोचो आपके 90-80 है, अगर आपने उनको इंक्लूड कर लिया तो वो आपकी एवरेज ऊपर लेके चले जाएंगे, क्योंकि उनका जो फैक्टर है वो बढ़ाना है। देखो ना 90-80 बहुत ऊपर है, इनका बढ़ाने वाला फैक्टर है, लेकिन 40-40 बेटा ये इनका कम वाला फैक्टर है। तो अगर आप इनको कम इंक्लूड कर दोगे तो बेटा ये आपकी एवरेज को नीचे लेके चले जाएंगे। सेम यहाँ पे भी बेटा वही बचपन वाले कंसेप्ट यूज करें, आप वही चीजें यूज करोगे जो एक्चुअली आपकी एवरेज को नीचे लेके चले जाएंगे। जो 0 कम है ना ये वाले, लेकिन अगर आप ज्यादा वाले लेके चले जाओगे बेटा, वो तो फिर एवरेज ऊपर ले जाएंगे ना। तो डायलूटेड का कंसेप्ट तो उल्टा हो गया, इसलिए इसका नाम एंटी रखा गया। एक एक लॉजिक बता दिया बेटा, ये लॉजिक किसी किताब के अंदर नहीं है, कहीं पे भी गिवन नहीं है। ये उस माइंडसेट से पढ़ा है जिसने ये चीज बनाई थी। अब आप समझ रहे हो, उसी माइंडसेट से आप पढ़ रहे हो बेटा, उससे कहीं इधर उधर नहीं पढ़ रहे हो बेटा। तो ये मुझे आप लोगों को बताना था। अगले में जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, अगला वाला जो हम समझाने वाला हूँ, वो मैं आपको एंटी डायलूटिव वाला समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो बेटा स्टडी मटेरियल की आप लोगों को कंटिन्यूस रीडिंग करते रहनी है। नो डाउट डायलूटेड ईपीएस कहीं कहीं जगह पर थोड़ा सा टेक्निकल दे रखा है, लेकिन स्टिल आपको रीडिंग करना है, क्योंकि इतना आपको नॉलेज बेटा मिल गया है कि आराम से पढ़ के चीजें समझ जाओगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।